अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है द एसे फ्यूडल कल्चर एंड वायलेंस बाय इकबाल अहमद। इसमें हम राइटर का इंट्रो करेंगे, इंट्रो ऑफ द एसे, थीमेटिक एनालिसिस एंड स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस जो इस एसे में यूज़ की गई हैं, इन सब पे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इकबाल अहमद के बारे में देख लेते हैं कि वो कौन थे। इकबाल अहमद जो हैं ये इंडिया में एक प्लेस है, उसका नाम है बिहार। उसका एक विलेज है इकरी, वहाँ पैदा हुए थे 1932 में एक इंडियन मुस्लिम फैमिली में। यानी थे तो इंडियन लेकिन मुस्लिम थे। जब वो 4 साल के थे तो उनके जो फादर थे उनको एक लैंड डिस्प्यूट पे उनको मर्डर कर दिया गया था, यानी कत्ल कर दिया गया था किसी लैंड की वजह से। यानी उनका तनाज़ा चल रहा था, आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी 1947 में, तो उनका बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ जो एक कांटेक्ट था वो लॉस्ट हो गया था, गुम हो गया था। और वो अपने भाइयों के साथ जो है वो माइग्रेट करके पाकिस्तान आ गए थे, लाहौर। और 1951 में उन्होंने अपनी फ़र्स्ट डिग्री ली थी फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर में, इकनॉमिक्स में ली थी। और उन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री जो ली थी वो मॉडर्न हिस्ट्री में ली थी 1953 में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर से। और वो फिर मिड 1950s में ऑक्सीडेंटल कॉलेज में चले गए थे जो कि कैलिफोर्निया में था। एक स्कॉलरशिप की उन्हें एक वजह से उन्हें वहाँ जाना पड़ा, क्योंकि वो स्कॉलरशिप के हकदार थे, तो इसलिए वो वहाँ चले गए अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करने के लिए। और फिर 1957 में उन्होंने अपनी पीएचडी डिग्री हासिल की प्रिंसटन कॉलेज से, और उसके बाद उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया। 1990 में उन्होंने वीकली कॉलम्स लिखना स्टार्ट कर दिए पाकिस्तान के एक फेमस न्यूज़पेपर डॉन के लिए। और 1990s के मिड में उन्हें एक पीस ऑफ लैंड यानी ज़मीन का एक टुकड़ा दिया गया था उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने, कि ताकि वो एक यूनिवर्सिटी बना सकें जिसका नाम था खल्दूनिया, जो कि एक 14th सेंचुरी के अरब हिस्टोरियन इब्न खल्दून के नाम पे रखा गया था। और ये कहा गया था कि वो जो यूनिवर्सिटी बनाई जाए वो ऐसी बनाई जाए जिस तरह हैम्पशायर कॉलेज है, यानी कि बाहर के, जैसे आउट ऑफ कंट्री के, जिस तरह आपके यूएसए हो गए या यूके हो गए, उस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, या उस तरह के जो कॉलेजेस हैं, उनकी बेस पे इस तरह की यूनिवर्सिटी बनाई जाए। और इकबाल अहमद भी चाहते थे कि वो नेशन को सर्व करें, नेशन के लिए कुछ करें, लेकिन क्या हुआ कि वो प्रोजेक्ट जो है वो फेल्ड हो गया था। मई 11 1999 को उनकी डेथ हो गई थी हार्ट फेलियर की वजह से। और 1 वीक पहले ही उनकी सर्जरी हुई थी, कैंसर की एक सर्जरी हुई थी, तो हार्ट फेलियर की वजह से उनकी मई 1999 को डेथ हो गई थी। अब हम एसे की तरफ आते हैं। एसे के इंट्रो में ये है कि फ्यूडल कल्चर एंड वायलेंस, जो ये एसे है ये इकबाल अहमद ने लिखा था 2 फरवरी 1998 को। और ये पाकिस्तान की 2 बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें एक फ्यूडलिज्म है और एक वायलेंस है, इनसे डील करता है। फ्यूडलिज्म क्या होता है? जैसे आप सिंध की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हुक्मरान बने हुए हैं कि उन्होंने बाकी लोगों को सप्रेस करके रखा हुआ है, और गवर्नमेंट और पुलिस भी उनके ही अंडर है। यानी गवर्नमेंट जो वहाँ की है और पुलिस जो है वो भी उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि उनके पास इतनी अथॉरिटी है और इतनी पावर है। मेनली उनको क्या कहा जाता है? जागीर जो उन्होंने अपनी बनाई हुई है, ये जागीरदार जो हैं, तो इसे हम फ्यूडलिज्म कहते हैं। और वायलेंस, ये जब लोगों पर तशद्दुद किया जाए, वायलेंस मतलब तशद्दुद, या फिर कहते हैं कि फोर्स को इम्प्लीमेंट की जाए या ज़ोर ज़बरदस्ती कोई काम कराया जाए। अब इसके थीमेटिक एनालिसिस या थीम्स की तरफ आ जाते हैं। थीम्स क्या होती है? थीम्स
यूनिवर्सल आइडियाज़ होते हैं जो कि किसी भी लिटरेरी वर्क में एक्सप्लोर किए जाते हैं, या फिर जो मेन आइडियाज़ एक लिटरेरी वर्क दे रहा है आपको। अब फर्स्ट थीम है इसकी रूट्स ऑफ वायलेंस, यानी वायलेंस की जड़ें। अब इकबाल अहमद कहते हैं कि अगर हमें वायलेंस की रूट्स फाइंड आउट करनी है पाकिस्तान में कि वो कौन कौन सी रूट्स हैं जिसकी वजह से जो वायलेंस है वो राइज अप होती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कल्चर और वायलेंस का जो आपस में लिंक है ना, इनकी डीप स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि वायलेंस जो है वो कल्चर को इफ़ेक्ट करती है। तो इन दोनों का जो आपस में लिंकेज है, इसकी डीप स्टडी जब हम करेंगे तो हमें पता लगेगा कि वायलेंस की कौन कौन सी रूट्स हैं जो किसी भी नेशन को, किसी भी कंट्री को इफ़ेक्ट करती हैं, स्पेशली पाकिस्तान को। वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो फ्यूडलिज़म, ये जो मैंने जैसे बताया जागीरदारी की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। वो कहते हैं कि जो फ्यूडल कल्चर है, ये फ्यूडलिज़म है, वो कहाँ पे ज़्यादा होती है, उस कंट्री में ज़्यादा होती है जहाँ पे एक सिस्टम या एक सोशल ग्रुप जो है वो डोमिनेंस रखता हो दूसरे स्टेट या दूसरे सोशल ग्रुप पे, और उन पे ऐसे अथॉरिटी प्रिवेंट करे या ऐसे उनको उनके सामने शो करे कि हम पावरफुल हैं और तुम लोग पावरलेस हो। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो फ्यूडल कल्चर है या फ्यूडलिज़म जो है वो पाकिस्तान में वायलेंस के फैलाव का सबसे बड़ी रूट है। इसी की वजह से वायलेंस सबसे ज़्यादा फैल रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो आपके जो जागीरदार हैं वो लोगों को ऐसे सप्रेस करेंगे और उनसे वो काम करवाएंगे जो वो चाहते हैं, और लोगों की कोई अपना फ्रीडम नहीं होगा, उनकी कोई अपनी अथॉरिटी नहीं होगी, और उनको वही करने को कहा जाएगा जो जागीरदार चाहते हैं। सेकंड थीम है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इकबाल अहमद कहते हैं कि वाइफ बीटिंग या औरत को मारना या बीवी को मारना ये रूरल सोसाइटी में ज़्यादा देखा जाता है। रूरल सोसाइटी यानी कि जहाँ पे किसान वगैरह रहते हों या फिर जो गांव जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पे ये ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक ये इकबाल अहमद ने फ्रेंच एक सेंटेंस यूज़ किया है जिसका मतलब है कि राइट ऑफ द लॉर्ड, यानी कि जो आपका हस्बैंड है उसी को ही लॉर्ड माना जाता है, और ये कहा जाता है कि जैसा हस्बैंड चाहता है वैसे ही वाइफ करे, और हस्बैंड चाहे उसके साथ जैसा मर्जी करे तो वाइफ को कोई राइट नहीं है कि वो उसके आगे बोल सके। वो कहते हैं कि रूरल सोसाइटी में तो ये ज़्यादा है, लेकिन ये अर्बन सोसाइटी में भी है, यानी कि सिटी की तरफ जो लोग रहते हैं, स्पेशली जो वर्किंग या मिडिल क्लास के लोग हैं, और कहते हैं कि अपर क्लास में भी कुछ लोग हैं जो कि ये काम करते हैं, यानी कि जो वुमेन है या फिर वाइफ हैं उन्हें वायलेंस का शिकार करते हैं या वायलेंस का शिकार बनाते हैं या अब्यूज़ किया जाता है। और वो कहते हैं कि वाइफ अब्यूज़ जो है वो बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, और वो ये भी बताते हैं कि एक रिपोर्ट है अगस्त 1997 की कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑफ वुमेन की, जिसमें ये कहा गया है कि वाइफ अब्यूज़ जो है वो ना सिर्फ हस्बैंड करता है बल्कि उसके यानी कि हस्बैंड के फैमिली मेम्बर्स भी करते हैं, जो कि आजकल पाकिस्तान के हर एक जगह पे कॉमन है। आप देख सकते हैं कहीं पे भी कि हस्बैंड इतना नहीं कर रहा होगा जितना उसकी फैमिली मेम्बर्स कर रहे होंगे, या फिर अगर करेंगे तो दोनों ही करेंगे। नेक्स्ट थीम इज़ रेप। इकबाल अहमद कहते हैं कि रेप या स्पेशली गैंग रेप जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। वो कहते हैं कि 1997 के पहले 9 मंथ्स में 100 से ज़्यादा औरतों को जो है वो रेप किया गया सिर्फ लाहौर में, और कहते हैं कि इन 100 में से 28 जो थे वो गैंग रेप थे, और जो पुलिस थी उन्होंने सिर्फ 35 केसेस रजिस्टर्ड किए 100 में से, और फिर भी जो 35 केसेस रजिस्टर्ड किए हैं उन पे कोई ऑफिशियल एक्ट नहीं किया गया उनके ख़िलाफ़, या उनके ख़िलाफ़ कोई केस तो दायर कर लिए हैं लेकिन उनके ख़िलाफ़
कोई एक्शन नहीं लिया गया। और रेप जो है ये फ्यूडल कल्चर में ज़्यादा प्रिवेलेंट होता है। नेक्स्ट थीम इज़ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इकबाल अहमद कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो विमेन के ख़िलाफ़ जितने भी क्राइम्स होते हैं उनको रिपोर्ट करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 घंटे बाद आफ्टर एवरी 3 आवर्स जो है एक औरत को रेप किया जाता है। वो कहते हैं जब किसी विमेन के साथ रेप किया जाता है या से अब्यूज़ किया जाता है तो उसके बाद या तो उसके साथ वायलेंस शो की जाती है, यानी उसको ऐसे सप्रेस किया जाता है कि वो किसी के सामने बोल ना पाए और ना किसी सामने बताए कि मेरे साथ ये हुआ है। और या फिर वो जो वुमेन होती है जिसके साथ ये वाक़या होता है तो वो सुसाइड कमिट कर लेती है, खुदकुशी कर लेती है, अपने आप को मार देती है। नेक्स्ट थीम वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। जिस तरह औरतों को वायलेंस फेस करनी पड़ती है या उन्हें रेप का शिकार बनाया जाता है, बच्चों के साथ भी इसी तरह की सिचुएशन होती है और वो इस सिचुएशन को फेस करते हैं। चाइल्ड अब्यूज़ जो है या फिर बच्चों पर तशद्दुद करना ये अर्बन एरियाज़ में या फिर जो एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं, जो पढ़े लिखे ख़ानदान हैं, उनमें तो कम हो चुका है। लेकिन जो जिस तरह के फ्यूडल सिस्टम है, फ्यूडल कल्चर जहाँ पे परसिस्ट कर रहा है वहाँ पे या फिर जो गांव वगैरह वहाँ पे ये अभी भी मौजूद है। इकबाल अहमद कहते हैं कि जो चाइल्ड अब्यूज़ है ये स्कूल्स में या जो घर से बाहर जगह हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी भी मौजूद है। वो कहते हैं कि वो बच्चे जो कि निगलेक्ट फेस करते हैं या जिनको रद्द कर दिया जाता है उनका बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो बाद में बड़े होकर वायलेंट बने या अब्यूज़िव बने। लास्ट थीम जो है वो है एलिमिनेशन ऑफ क्राइम एंड वायलेंस। इकबाल अहमद कहते हैं कि हर एक पर्सन को, गवर्नमेंट को तो वैसे ही लेना चाहिए और हर एक सिटीज़न को जो है वो एक स्टेप लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए ताकि क्राइम और वायलेंस को ख़त्म कर दिया जाए। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो मोरल्स और स्टैंडर्ड्स बनाए सिटीज़न्स के लिए या फिर वहाँ रहने वाले बंदों के लिए या फिर जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए भी। वो कहते हैं कि काफ़ी टाइम से, कहते हैं 1 सदी से ही किसी गवर्नमेंट ने इस पे कोई काम नहीं किया कि हम इन प्रॉब्लम से, 2 मेन प्रॉब्लम यानी फ्यूडलिज्म और वायलेंस से बाहर निकल आए। तो इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। अब हमने थीम्स कर ली तो अब हम आ जाते हैं स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस की तरफ। स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस वो वैरायटी ऑफ टेक्निक्स होती हैं जिससे एक ऑथर या एक राइटर एडिशनल आइडिया या थॉट रीडर्स को देता है। अब जो इस एस्से में यूज़ की गई स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस हैं उनमें फ़र्स्ट है एपिग्राम। एपिग्राम का मतलब है कि एक ऐसी बात करना जो कि बहुत ज़्यादा मेमोरेबल हो, बहुत ज़्यादा मशहूर हो और उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस हो, लेकिन वो सटायरिकल हो। अब सटायर क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी क्योंकि उसकी भी में एक स्टाइलिस्टिक डिवाइस जो है वो सटायर भी यूज़ की गई है। अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं। जो मैंने इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल है ये मैंने आपको पहले भी बताई थी थीम्स में। ये एक फ्रेंच का एक ये आपका सेंटेंस है जिसका मतलब है राइट ऑफ द लॉर्ड। यानी कि मैंने बताया था कि लॉर्ड किसे माना जाता है, शोहर को माना जाता है, हस्बैंड को माना जाता है। तो कहते हैं कि जो आपका लॉर्ड कहेगा ना तो वाइफ को चाहिए कि वही काम करे जो आपका लॉर्ड यानी कि आपका हस्बैंड कहे। और दूसरी एग्जांपल है स्पेयर द रोड स्पॉइल द चाइल्ड। नेक्स्ट जो स्टाइलिस्टिक डिवाइस है वो है आयरनी। आयरनी की डेफिनेशन है द यूज़ ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस समथिंग डिफरेंट और ऑपोजिट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग। यानी कि जो बात की जा रही हो वो असल से बिल्कुल ही डिफरेंट हो, उसको तोड़ मरोड़ के या पेश किया जाए या ऐसे पेश किया जाए कि लोगों को लगे कि ये रियल है। जैसे कि ऐसे में बताया गया है इट्स लिंक टू आइडेंटिटी एंड ऑनर ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली एंड ट्राइब। यानी औरत को ये माना जाता है कि वो फैमिली की इज़्ज़त और हुर्मत के साथ रिलेटेड है और
और उससे ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे ये इज़्ज़त है और इसके बगैर हमारी मतलब बिल्कुल इज़्ज़त नहीं है, ऐसे माना जाता है। तो औरत वो बिल्कुल काम ना करे जो उनकी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ हो, तो इसे हम आयरनी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ सटायर। सटायर का मतलब है कि जब हम मज़ाहिया अंदाज में या आयरनी दिखा के हम लोगों को की स्टूपिडिटी को शो करें, पागलपन को शो करें, ताकि हम एक तरीके से जो आपका राइटर होता है वो दिखाना चाहता है, क्रिटिसाइज़ करना चाहता है उन लोगों की स्टूपिडिटी को, लेकिन उनको हर्ट किए बगैर। इसकी एग्जांपल है प्रेशर ऑफ आर्ट यूजिंग रिलीजियस ग्रुप्स पर्सपेक्टिव ऑन इस्लाम। नेक्स्ट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब है कि जब कोई भी चीज़ नंबर्स में प्रेजेंट की जाए, जैसे फॉर एग्जांपल द रेशो ऑफ वायलेंट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन रूरल एरियाज इज़ 80%। अब 80% जो है ये एज अ नंबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए तो स्टैटिक्स है, वाइल इन अर्बन एरियाज इट इज़ 20%। अब ये भी नंबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट किया जा रहा है तो ये भी स्टैटिक्स हो गया। नेक्स्ट इज़ पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब है कि जब हम कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो डैशेस या ब्रैकेट्स की फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट करें, जैसे women abuse is fairly common in Pakistan says an extremely wise। अब ये हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया है women abuse is fairly common in Pakistan, तो ये पैरेंथेसिस हो गया। और जो लास्ट स्टाइलिस्टिक डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है जब सेम साउंड्स रिपीट हों और इन सेम साउंड्स में कॉन्सोनेंट साउंड्स भी आ जाती हैं और वॉल साउंड्स भी आ जाती हैं, जैसे कि एवेंज द एवेंजर्स, आ की साउंड दोनों में आ रही है तो इसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक फ्यूडल कल्चर एंड वायलेंस बाय इकबाल अहमद। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।